हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की जो क्लास है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है और जो रियल के अंदर जो मीटर होते हैं वो आज ही स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें से आपके दो टाइप के मीटर होते हैं, एक मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन। आज अपने जो बात करने वाले हैं वो मूविंग कॉइल के बारे में है और पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुछ परिभाषाएं थी मीटर के बारे में, वो अपन ने जानी थी। और आज जो है मीटर स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो रहता है मूविंग कॉइल के बारे में। और आज अपने पढ़ेंगे कि मूविंग कॉइल किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके अंदर जो काम करने योग्य जो पार्ट लगाए जाते हैं वो किन किन के बनाए जाते हैं और कौन सा पार्ट क्या काम करता है और कौन सा सिद्धांत यानी कौन सा प्रिंसिपल इसके अंदर यूज किया जाता है और इसका जो पैमाना होता है वो कितना होता है और किस रेंज का पैमाना होता है। आज अपने इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा नाम हरीश और आप देखें इलेक्ट्रिफाइड ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो अगर अपने बात करेंगे मीटर के बारे में, मीटर सबसे पहला आता है आपका मूविंग कॉइल, यानी जिसे शॉर्ट के अंदर क्या बोला जाता है, एमसीबी अपने कह सकते हैं, यानी मूविंग कॉइल। आप सभी को पता है कि मूविंग का मतलब क्या होता है। मूविंग का क्या होता है, चलना, यानी किसी भी चल कुंडली। और कॉइल क्या होती है, कुंडली भी बोल सकते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि इसका जो अर्थ हो गया वो हो गया चल कुंडली, चल कुंडली। अगर हिंदी में अगर पूछा जाए कि एमसी तो मूविंग कॉइल और इसे क्या बोला जाता है, चल कुंडली मापक यंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आपके दो टाइप के होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले अगर बात की जाए कि इसके अंदर एक मैंने बताया था जो कल वाली क्लास के अंदर की, एक यहाँ पर ज्वेल बेरिंग लगाया जाता है और ये स्पिंडल होता है। और स्पिंडल के पास के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंटर लगा रहता है इस तरीके से और इसके ऊपर यहाँ पर बाल कमानी लगाई जाती है। ठीक है, और एक पत्ती होती है, इस पर क्या रहती है कि कुंडली लपेट दी जाती है, यहाँ पर कुंडलियां लपेट दी जाती है इस तरीके से कि जिस मापक यंत्र यानी आप जिस मीटर को खोलोगे उसके अंदर अगर कुंडली आपको दिखाई दे रही है तो वो किस टाइप का है, एमसी यानी मूविंग कॉइल टाइप का जो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर उसके एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ पार्ट नहीं मिलता है, जैसे कि कुंडलियां नहीं मिलती है, ओनली फॉर सीधा एक पत्ती लगी रहती है, तो वो आपका कौन सा होगा, मूविंग आयरन टाइप का, यानी मूविंग आयरन इसे बोल सकते हैं, यानी चल लोहे प्रकार का। तो अब जो बात करने वाले हैं इसके अंदर क्या होगा कि आपको सीधा से सिंपल फंडा याद रखना है कि जिसके अंदर क्या होता है कि कॉइल यानी कुंडली लगी रहती है, वो आपका कौन सा होगा, मूविंग कॉइल के बारे में। अब बात करते हैं कि ये आपके जो मूविंग कॉइल है ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप अपने आज पढ़ने वाले हैं और सेकंड टाइप पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। सबसे पहले टाइप की अगर बात की जाए जिसका नाम होता है पीएमएमसी। पीएमएमसी का अगर देखा जाए कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यानी एक ऐसा उपकरण जिसके अंदर क्या लगाया गया है, एक चुंबकीय बल यानी चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट लगा दी गई है। तो इस उपकरण का यानी इस जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रख दिया गया, पीएमएमसी यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, तो इसका अगर बात की जाए कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, अगर इसको हिंदी में बात की जाए तो क्या बोला जाता है, परमानेंट क्या होता है, स्थायी मैग्नेट चुंबक, मूविंग का मतलब चल कुंडली, यानी स्थायी चुंबक चल कुंडली मापक यंत्र इसे बोला जाता है। स्थायी चुंबक चल कुंडली इसे बोला जाता है। ठीक है, एक ऐसा उपकरण जिसके अंदर कुंडली तो ऑलरेडी लगी होगी, क्योंकि ये कौन से मीटर का टाइप है, एमसी का, यानी मूविंग कॉइल का है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक परमानेंट मैग्नेट भी लगाया जाता है। यानी इस तरीके से अगर देखा जाए, आपने मोटर जनरेटर के बारे में पढ़ा होगा, आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा कि जैसे फैराडे का जो नियम होता है वो क्या कहता है कि दो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, इसके अंदर एक अगर अपने कुंडली यानी एक चालक को घुमाया जाता है तो क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। अगर मोटर की बात की जाए तो क्या होता है कि जैसे अपने इसको प्लस और माइनस सप्लाई देंगे और इसके अंदर क्या लगी रहती है, कुंडलियां लगी रहती है,
और यहाँ पर क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट लगाया गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग यानी चुंबकीय खिंचाव के कारण क्या होता है कि इन दोनों के अंदर क्या प्रतिकर्षण होता है, और उसी के कारण क्या होता है कि ये जो एक जो शाफ्ट है यानी ये स्पिंडल है वो एक दिशा के अंदर क्या करने लग जाता है, घूर्णन यानी घूमने लग जाता है। तो इसी प्रकार के यानी इसी सिद्धांत के जो डीसी मोटर का जो सिद्धांत होता है, सेम उसी सिद्धांत पर क्या करता है कि पीएमएमसी का मीटर, पीएमसी टाइप के जो मीटर होते हैं वो उसी सिद्धांत पर यानी उसी प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि अगर मीटर के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट तो लगा दी जाती है, और यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार से ज्वेल बेरिंग लगा दी जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि एक स्पिंडल होता है, और यहाँ पर एक पॉइंटर लगा दिया जाता है, और इस पर क्या लपेटी रहती है, कॉइल। जब इसको कनेक्ट किया जाता है यहाँ से सप्लाई से, जब सप्लाई दी जाती है तो क्या होता है कि उस कॉइल के अंदर कुछ मैग्नेट बनेगा, और ये इसके क्या करेगा, विपरीत प्रभाव का होगा, और जिसके कारण क्या होगा कि इसके अंदर एक टोरक यानी बल आघूर्ण पैदा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये स्पिंडल घूमेगा, और स्पिंडल घूमने के साथ साथ क्या होगा कि पॉइंटर भी घूमने लगेगा, इसके अंदर क्या होगा, टोरक उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि कार्य करता है। परमानेंट आपको बताया कि किसके बनाए जाते हैं, एल्कोनिक्स, एल्निको, ठीक है, इन जो टाइप होते हैं उनके क्या होते हैं कि परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि पॉइंटर किसका बना होता है, तो आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम का पॉइंटर बनाया जाता है। अगर ऑप्शन आता है कि एल्यूमिनियम की पॉइंटर बनाया जाता है तो आपको बताना है कि एल्यूमिनियम का पॉइंटर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु क्या होती है, हल्की होती है बाकी धातुओं से, ठीक है। तो ये था। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि इस प्रकार के जो उपकरण में परमानेंट मैग्नेट लगाया जाता है, यानी पीएमएमसी में परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक लगाई जाती है, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कि नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि पीएमसी प्रकार का जो उपकरण होता है वो क्या होता है कि ओनली फॉर डीसी सप्लाई का मेजरमेंट करेगा, चाहे वो धारा हो चाहे वोल्टेज हो। ये आपको याद रखना है कि पीएमएमसी यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एक ऐसा उपकरण है जो डीसी धारा और डीसी वोल्ट का क्या करता है, मेजरमेंट करता है। तो पीएमएमसी उपकरण डीसी यानी मैं कह सकता हूं कि धारा या फिर वोल्टता, धारा या वोल्टता का क्या करता है, मेजरमेंट करता है। अब बात करते हैं कि इसके पैमाने की, यानी जो पैमाने का जो इसका परास होता है यानी इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है। तो आपको मैं बताता हूं कि इस तरीके से अगर एक पैमाना बना दिया जाए, यहाँ पर ये स्केल दिया गया है, यहाँ पर पॉइंटर लगाया गया इस तरीके से, और अपनी जो संरचना है वो सेम इसी टाइप से है। यहाँ पर ज्वेल बेरिंग लगाया गया, यहाँ पर क्या लगाया गया, एक एन है, रेट क्या है, यहाँ पर एस है, और यहाँ पर कुंडली लगाई गई है, और इसको सप्लाई से कनेक्ट किया गया है बाहर इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है कि जो पैमाने का जो परास है यानी पीएमएमसी और मूविंग कॉइल क्या होते हैं, दोनों अलग अलग परास को घेरते हैं, यानी जो पैमाने का जो स्थान है वो अलग अलग ये करते हैं। जिस प्रकार से जो मूविंग, अगर पीएमएमसी की बात करें तो ये 270 डिग्री के एंगल को यानी 270 डिग्री एंगल को यानी परास को क्या करता है, ये कवर करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि पीएमएमसी उपकरण 270 डिग्री इसकी क्या है, परास है, परास रेंज, ये आपको याद रखनी है। इसकी कितनी है, 270 डिग्री परास रेंज है। यानी इसकी बात की जाए कि ये क्या है कि परास यानी एंगल स्पैन क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर अगर बल आघूर्ण की समीकरण देखी जाए, यानी जो मीटर होता है पीएमएमसी प्रकार का उपकरण है, इसके अंदर अगर बल आघूर्ण की समीकरण देखी जाए तो किस तरीके से बनेगी। तो मैं लिख देता हूँ एक बार कि पीएमएमसी उपकरण की बल आघूर्ण समीकरण, समीकरण की बात की जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या लगा रहता है कि आपने देखा होगा कि अपनों ने पढ़ा था कि फैराडे के जो नियम थे उसके अंदर अपनों ने देखा था कि किसी भी
बल यानी फोर्स का मान ज्ञात करने के लिए या एम का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि बी एल वी साइन थीटा। बी एल वी साइन थीटा क्या होता है कि इस फॉर्मूले को अपनों ने पढ़ा था, बी एल वी साइन थीटा। यानी बी क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एल क्या होता है लेंथ लंबाई, और वी क्या होता है वॉल्यूम, और साइन थीटा यानी किसी एंगल को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ कारक है जो नए आते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या लगी रही है, एक कुंडली भी है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका एक आता है, एन का भी आता है, और यहाँ पर बात की जाएगी डिस्टेंस भी, चालक की जो चौड़ाई भी है, ठीक है। तो यहाँ पर डी भी आता है, और यहाँ पर एल लंबाई और डी को मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा एरिया लिख सकता हूँ। तो जो टोरक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो अपने इसी सूत्र से निकालते हैं। जैसे कि क्या हो गया कि टोरक बराबर क्या होता है कि एन बी, बी क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स न, तो एन क्या होता है टर्नों की संख्या, और उसके बाद में क्या एन बी, और उसके बाद में ए क्या होता है एरिया यानी लंबाई इंटू जो चौड़ाई वाला, ठीक है। और ये हो गया एन बी ए, और उसके बाद में रह गया वी यानी, और फिर अपने लगा सकते हैं इसको साइन थीटा से लेके, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया कि बल आघूर्ण समीकरण, और किसकी है ये पीएमसी प्रकार के उपकरण के अंदर यानी टोरक का मान होता है वो किस तरीके से अपने को ज्ञात करना है। शायद आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा होगा, मैं कुछ ऊपर लिख देता हूँ इसको। यानी जो फोर्स ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि बी एल वी साइन थीटा, ये होता है। इसी फॉर्मूले से क्या बनाएंगे, अपने टोरक का फॉर्मूला बनाएंगे। यानी जो टोरक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बनेगा कि बी एल, एल क्या हो गया लंबाई, और एरिया को ये चौड़ाई को मिलाकर क्या हो गया यहाँ पर एरिया, एन क्या हो गया टर्नों की संख्या, और आई यहाँ पर क्या आ गया धारा। यानी जब किसी कुंडली के अंदर जब अपने वोल्टेज फ्लो करवाएंगे तो वो इसके अंदर क्या होगी धारा प्रवाह होगी, और धारा के कारण क्या बनेगा मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, जिसके कारण क्या होगा पॉइंटर घूमेगा यानी स्पिंडल क्या करेगा गति करेगा। तो यहाँ पर क्या आती है धारा। तो इस तरीके से ये अपने ज्ञात कर सकते हैं। यानी टोरक ज्ञात करने क्या हो गया बी ए एन आई, ठीक है, बी ए एन आई क्या है अपना फॉर्मूला है। यानी अगर बात की जाए कि सीधे सीधे बी क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स रहता है वो क्या रहता है फिक्स रहता है। यानी अगर धारा का मान अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा घट जाएगा। ये तो क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स रहता है वो क्या होता है कि एक 1/1 का टुकड़ा कितना फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है उसका जो मान होता है। एरिया क्या होता है फिक्स रहता है। अगर एक प्रकार का जो मीटर है वो बना दिया गया है तो उसके बाद में क्या रहेगा वो फिक्स रहेगा। अब बात करते हैं एन यानी टर्नों की संख्या। टर्नों की संख्या अगर एक मीटर के अंदर अपनों ने टर्न लगा दिए गए हैं तो अपने इसे बार बार में चेंज नहीं कर सकते। तो इसका जो टोरक होता है वो सीधे सीधे किसके समानुपाती होता है आई के, यानी आई बचती है। यानी जो मैं कह सकता हूँ कि जो टोरक की बात करूँ कि टोरक है वो समानुपाती है किसके आई के, यानी धारा के। अगर मैं बात करूँ कि धारा का मान अगर मैं 2 गुना करता हूँ तो टोरक का मान भी कितना बढ़ जाएगा 2 गुना। क्यों बढ़ जाएगा क्योंकि अब देखो यहाँ से कि जो इसके अंदर जो क्रम है वो क्या है कि सीरीज के अंदर ये सीरीज में जुड़ी गई है और सीधे सीधे क्या होगी यहाँ पर आ गई। तो आपको पता है कि जितनी वोल्टेज दूंगा उतनी मतलब जितना मान बढ़ाऊंगा वोल्टेज का धारा का मान भी क्या होगा उतने कम हो जाएगा, यानी ठीक है। और इसका जो टोरक है उसका क्या होगा समानुपाती होगा, यानी धारा का मान यहाँ पर बढ़ेगा तो टोरक भी क्या होगा बढ़ जाएगा। और इसी कारण से क्या होता है कि जो इसका पैमाना होता है वो लीनियर होता है, यानी कह सकते हैं रेखिक पैमाना होता है। रेखिक पैमाना क्या होता है कि अपनों ने पढ़ा था कि रेखिक और अरैखिक पैमाने कौन कौन से होते हैं, आप सभी को पता होगा और ये क्लासें आपने लगाई होगी, ठीक है। लगाई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगाई तो मैं कुछ बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर इनके बीच का जो गैप है वो समान है, यानी बीच का गैप है वो क्या है समान है 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी समान संख्या में क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है, तो वो क्या होता है कि रेखिक पैमाना होता है। अगर बात की जाएगी इस तरीके से एक पैमाना और बनाता हूँ मैं, स्टार्टिंग में से तो क्या होगा इस तरीके से होगा और बाद में क्या होता है कि इस तरीके से खुला होता जाता है, इस तरीके से पास स्टार्टिंग में क्या होगा पास होगा और बाद में क्या होता जाएगा खुला होता जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ गया 2 4 8 12 50 और 100 सीधा इस तरीके से। तो ये जो पैमाने होते हैं वो क्या होते हैं अरेखिक पैमाने होते हैं और ये क्या होते हैं रेखिक पैमाने। यहाँ पर क्या होता है कि टोरक धारा का मान बढ़ेगा उतने क्या होगा टोरक का मान बढ़ेगा।
पर इनके अंदर क्या होता है कि कुछ अलग ही फंडा रहता है, वो अपने पढ़ेंगे मूविंग कॉइल या सॉरी मूविंग आयरन के बारे में। उसके अंदर आपका इस तरीके के पैमाने यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर जो रहेगा वो धारा का क्या होता है, टॉर्क सीधे सीधे संबंध के समानुपाती होता है, तो इसलिए इसका जो पैमाना होता है वो क्या होता है, रेखिक पैमाना होता है। तो आप लिख लेना कि पीएमएमसी प्रकार के जो उपकरण का जो इसका जो पैमाना होता है वो क्या होता है, रैखिक। रैखिक पैमाना होता है। तो ये था पीएमसी प्रकार के उपकरण के अंदर। अब बात करते हैं कि जो उपकरण मैंने ये वाला जो उपकरण बनाया है ये ओनली फॉर, या तो अगर धारा की बात की जाए तो ये माइक्रो या फिर मिली एम्पियर के अंदर धारा का मेजरमेंट करेगा। अगर वोल्ट तक की बात की जाए तो ये मिली वोल्ट के अंदर वोल्ट का क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। और अपने को इतनी वोल्टेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे वोल्टेज का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, और अपने को ज़्यादा वोल्टेज का मेजरमेंट करना है तो ये मीटर आपका मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत ही कम है मेजरमेंट करने की। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ परिवर्तन किए जाते हैं ताकि ये हाईएस्ट से हाईएस्ट वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकें और हाईएस्ट से हाईएस्ट धारा का मेजरमेंट कर सकें। तो इसलिए मैंने कुछ पीछे वाली क्लासों में मैंने बताया था कि कुछ वर्धक या फिर संट प्रकार के जो प्रतिरोध होते हैं वो लगाए जाते हैं, और किस क्रम में लगाए जाते हैं, उसी के कारण क्या होता है कि इनकी जो परास जो सीमा होती है वो बढ़ाई जाती है। तो इसके बारे में अपने कुछ चर्चा कर लेते हैं कुछ 2 मिनट की। अब बात करते हैं कि सबसे पहले अगर बात करूं कि एम्पियर मीटर की, एम्पियर मीटर कौन सा है, पीएमएमसी का। ये क्या करेगा कि या तो वोल्टता मापेगा मिली माइक्रो एम्पियर के अंदर, या किसका मेजरमेंट करेगा, मिली एम्पियर के अंदर। इस तरीके से अगर अपने को परास किसकी रेंज का मान बढ़ाना है तो क्या करेंगे, अपनों पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है, अगर एम्पियर मीटर की माप सीमा का मान बढ़ाना है तो शंट मान का एक प्रतिरोध लगाया जाता है, जो कौन से क्रम में जुड़ता है, समांतर में। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे या फिर पूछ रहे होंगे कि सर ये समांतर में क्यों जोड़ा था, श्रेणी में भी जोड़ सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ओम्स लॉ वाले जो क्वेश्चन होते हैं श्रेणी समांतर के आपने हल किए होंगे, और उसके अंदर क्या देखा था आपने कि जब समांतर के अंदर जो प्रतिरोध लगे रहते हैं उनके अंदर जो कम से कम प्रतिरोध होता है उससे भी क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम आता है। और समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो ज्यादा मान का प्रतिरोध है उससे भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो एम्पीयर मीटर के अंदर आपको पता है कि रेजिस्टेंस का मान क्या रखा जाता है, यानी बहुत से बहुत कम रखा जाता है। इसलिए क्या होता है कि इसको समांतर में जोड़ेंगे ताकि टोटल रेजिस्टेंस का मान है वो क्या होता है कि सबसे कम आएगा। शंट का मतलब ही क्या होता है कि एक लघु यानी एक छोटा प्रतिरोध लगाया जाता है, ठीक है, यानी शंट प्रतिरोध RSH इसे बोला जाता है लघु भी, यानी एक छोटा प्रतिरोध लगाया जाता है। कैसे लगाएंगे कि एक मेरे पास एम्पियर मीटर है जो माइक्रो रेंज का है, इसके समांतर में एक क्या लगा दिया मैंने, एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया, और ये है RSH, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि इसका 0.5 है और इसका भी कितना है 0.4 है, तो 0.4 से भी क्या आएगा, रेजिस्टेंस का मान कम आएगा, क्योंकि दोनों किस क्रम में, समांतर में। अब ये क्या करेगा कि अधिक से अधिक धारा का मेजरमेंट कर सकता है। और एक चीज आपको बता दूं कि आपने कुछ मीटर देखे होंगे, ठीक है, और मीटर के जो पिछली साइड होता है इस तरीके से यहाँ पर एक लगाया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, मैग्नेट की वायर होती है, और वो क्या होता है, एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, जैसे कि शंट प्रतिरोध होता है। अगर आपको 0 से 200 एम्पीयर की धारा तक का मेजरमेंट करना है तो क्या होता है कि जो प्रतिरोध होता है वो क्या रहता है, मीटर के अंदर ही लगाया जाता है। अगर आपको 200 से ज्यादा अगर धारा का मेजरमेंट करना है तो जो प्रतिरोध होता है वो मीटर के क्या लगाया जाता है, बाहर लगाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, यानी कौन सी कंडीशन में रेजिस्टेंस मीटर के बाहर लगा रहता है, 0 से 200, 0 से 200 से कम या 200 से अधिक। तो आपको क्या बनाना है, 200 से अधिक की जो धारा होती है उसको मेजरमेंट करना है तो मीटर के जो रेजिस्टेंस होता है वो बाहर लगाया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि अपने एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ा सकते हैं। सेम इसी के प्रोसेस से देखा जाए कि वोल्ट मीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के अंदर क्या होता है कि आपको
वोल्ट मीटर कौन सा है, PMMC टाइप का अपने को वोल्ट मीटर बनाना है, जो क्या करेगा एक मिली वोल्ट के अंदर क्या करता है कि मेजरमेंट करता है किसका, वोल्टेज का। पर इतनी वोल्टेज अपने को नहीं चाहिए क्योंकि अपने को वोल्टेज का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर अगर अपने को मान ज्ञात करना है तो इसके अंदर क्या होता है कि श्रेणी के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो लगाया जाता है, और किस प्रकार का होता है वो, इसे बोला जाता है वर्धक प्रतिरोध। वर्धक प्रतिरोध लगाया जाता है। वर्धक प्रतिरोध क्या होता है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस भी इसे इंग्लिश में बोला जाता है। क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। और इसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। आप सभी को पता है कि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए क्या होता है कि इसके श्रेणी में जोड़ा जाता है, और श्रेणी के अंदर क्या होता है कि रेजिस्टेंस का मान जो टोटल है वो बढ़ता है, यानी को क्रम में श्रेणी में जोड़ा जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, टोटल बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। और अब ये क्या होता है कि जो वोल्टेज है जो मेजरमेंट कर रहा है उसका मान भी क्या होता है, इसकी जो प्रास रेंज है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप वो एक वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ा सकते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको ये 0 से लेकर 500 वोल्ट तक के मेजरमेंट आपको वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अगर इससे आपको ज़्यादा का मेजरमेंट करना है तो आपको करना होगा, मैंने ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में बताया था कि एक CT क्या था, करंट ट्रांसफार्मर, एक था PT जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये किसको मेजरमेंट करता है, धारा को, ये किसको करता है, वोल्टेज को। ठीक है, तो वोल्टेज का अगर 500 से अधिक है उसका मेजरमेंट करना है तब आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, PT का, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये था आज का जो टॉपिक, यानी मूविंग कॉइल के अंदर जो PMMC प्रकार का जो एक जो फर्स्ट टाइप था वो उन्होंने पढ़ा, और जो कल क्लास रहेगी वो उसका सेकंड टाइप होगा और उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इसका हल बता दूँगा। थैंक यू।